नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। कहते हैं अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शब्दों से नजर नहीं आ सकती, जमीन पर उतरने के बाद ही इसका असर दिखता है। आज प्रयागराज में कुछ ऐसा ही हुआ। यहां माफिया अतीक अहमद के परिवार के ठिकानों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। जिस 2 मंजिला इमारत में साजिश रचने वाले की बात सामने आई, उसे जमींदोज कर दिया गया। यहीं अतीक अहमद की बीवी और बेटे रहते थे। इस एक्शन ने गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद के होश फाख्ता कर दिए। आनंद फानन में अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। इसमें अपील की गई है कि अतीक अहमद को गुजरात से यूपी ना भेजा जाए। अतीक ने देश की सबसे बड़ी अदालत से गुहार लगाई है कि अगर उसे यूपी भेजने का फैसला हो तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में यूपी रवाना किया जाए। अतीक ने अपने एनकाउंटर की आशंका जाहिर की है। एक तरफ यूपी में माफिया की सिट्टी पिट्टी गुम है तो दूसरी तरफ सियासत में भी उबाल है। आज विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए अखिलेश यादव पर चुभने वाले हमलों की बौछार कर दी। इस पर अखिलेश भी चुप नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट कर हिसाब बराबर करने की कोशिश की। आखिर सख्त कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर क्यों मचा है इतना बड़ा घमासान? इसका 2024 चुनाव में से कैसा कनेक्शन है? आज बात तो चुभेगी में इसके हर पहलू के बारे में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। प्रयागराज में आज जब बुलडोजर एक्शन की हर तरफ चर्चा हो रही थी, इसी बीच सीएम योगी बजट पर हुई बहस का जवाब देने विधानसभा में खड़े हुए। जब सीएम योगी बोल रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली थी। सीएम योगी ने इस पर भी चुटकी ली। उन्होंने तीखा तंज करते हुए कहा कि हर समस्या के 2 समाधान होते हैं, भाग लो या वहां से भाग लो। सीएम ने इसका मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि या तो चुनौती स्वीकार करो या फिर भाग लो। जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले एक्शन से लेकर हर बड़े मुद्दे पर आज सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर इसी अंदाज में हमला बोला। माफिया को मिट्टी में मिलाने का एक्शन शुरू। प्रयागराज में अतीक परिवार के ठिकाने पर बुलडोजर। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है और ये वो जगह है, आपको बताते हैं, जिस मकान में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और 2 बेटे हैं वो यहाँ रहा करते थे। इसी मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था। जफर अहमद नाम के शख्स का ये मकान है। अतीक की पत्नी बेटा फरार, गैंग में हाहाकार। अतीक को यूपी आने से लगने लगा डर। प्रयाग की साजिश पर सियासत का महायुद्ध। कल मैं देख रहा था पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी, तो इससे भाग नहीं सकता। अखिलेश की आरोपी सदाकत के साथ की तस्वीर पर सियासी सवाल। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर रहे हैं, अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश के जाति दांव पर सीएम योगी की सीधी चोट। उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाए। कानून से खेलने वालों का अब खेल खत्म। और जो भी दोषी हैं, जिन्होंने जो इस कृत्य में शामिल हैं,
उसमें सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी, ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बने और भविष्य में लोग इस तरह का कृत्य करने के लिए 100 बार सोचें। मिट्टी में मिलने से पहले माफिया को याद आया कानून। अगर कहीं पकड़ने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर गाड़ी पलट सकती है। इतनी बात कही है। अतीक गैंग के सिट्टी पिट्टी गुम। प्रयागराज में बदलापुर ट्रेलर। बात तो चुभेगी। सीएम योगी के तीखे तंज पर अखिलेश यादव ने भी चुभने वाला पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खुद पर लगे केसों को खुद को माफ करने वाले मतलब माफिया देने वाले माफिया की बात ना करें। उन्होंने सीएम योगी के बयान की तर्ज पर ही उन पर पलटवार किया। इशारा साफ है कि अखिलेश भले ही सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के हर शब्द पर उनकी पैनी नजर थी। इसी से समझा जा सकता है कि मौजूदा मुद्दों पर सियासत किस तरह आर पार की राह पर आगे बढ़ रही है। जिस बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश की नजरें पूरे दिन टिकी रही, जो यूपी के माफिया के लिए आखिरी अल्टीमेटम से कम नहीं, उसका बिना नाम लिए सीएम योगी ने जो कुछ कहा वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए सीधा संदेश था। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब एक पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजू पाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। आप जाति जाति की बात करते हैं। मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं। सीएम योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार इसी तरह सख्त कदम उठाती रहेगी, न रुकेगी, न थकेगी और न झुकेगी। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठिलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा आरोप था कि अगर इतनी सख्ती के बावजूद आज भी माफिया इक्का दुक्का वारदात को अंजाम दे डालते हैं तो इसके पीछे विरोधी दलों के सियासी शह का लंबा इतिहास भी है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के मिशन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर भले ही आपको हंसी आती हो, लेकिन हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं। अरे साहब, 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा? यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं। यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। मुख्यमंत्री ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए 2 घंटे 22 मिनट के अपने संबोधन में अखिलेश यादव पर गिन गिन कर हमला बोला। लेकिन सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेश वासी जानता है इस बात को। अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी के सीधे हमले ने सपा के खेमे में खलबली मचा दी। अब भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में भारी भेद है। ये हम लोग आज से नहीं, हमारे जितने भी सीनियर नेता रहे हैं समाजवादी विचारधारा के, सब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ये साख पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगातार गिरती जा रही है। सरकार की हनक इसीलिए गायब हो गई है क्योंकि
एक तरफा सरकार कार्रवाई कर रही है, एक वर्ग जाति विशेष के लोगों के साथ वह कार्रवाई कर रही है और एक जाति वर्ग विशेष पर बड़ी मेहरबान है। कानून व्यवस्था और माफिया पर एक्शन के मुद्दे पर शुरू ये तीखी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रयागराज में अतीक गैंग के हमले में घायल उमेश पाल के दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह का भी आज निधन हो गया। उनका पीजीआई में इलाज चल रहा था। गनर राघवेंद्र की शहादत ने माफिया के खिलाफ गुस्से को और बढ़ा दिया है। उधर अतीक अहमद के प्रयागराज के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन के दौरान आज यहां से 2 बंदूकें भी बरामद की गई, जिनमें एक विदेशी बताई जा रही है। यहां से एक तलवार भी बरामद की गई। अब पुलिस इससे जुड़ी हर बात की छानबीन कर रही है। पुलिस की पहली कोशिश ये जानने की है यहां उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर कब आए थे और साजिश को अंजाम देने की फाइनल मीटिंग कब हुई। ये यूपी के माफिया को मिट्टी में मिलाने का ट्रेलर है। ये प्रयागराज में शूट आउट करने वालों को आउट करने वाली तस्वीर है। ये गोलीकांड पर एक्शन है और बुलडोजर वाला रिएक्शन। प्रयागराज गोलीकांड की साजिश जहां जहां से रची गई, वहां वहां बुलडोजर के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले बुलडोजर की एंट्री हुई अतीक अहमद के करीबी बिल्डर बताए जाने वाले खालिद जफर के घर पर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने चकिया इलाके में मौजूद इस 2 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से मिलने इसी घर में पहुंचे थे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है और ये वो जगह है, आपको बता दें, जिस मकान में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और 2 बेटे हैं वो यहां रहा करते थे। इसी मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था। जफर अहमद नाम के शख्स का ये मकान है। किराए पर अतीक अहमद का परिवार रहता था और माना यह जा रहा है कि अतीक अहमद का बेहद करीबी है। अतीक अहमद की यह बेनामी प्रॉपर्टी है और इस बेनामी प्रॉपर्टी पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। ये तो अभी आगाज है। यूपी सरकार का बुलडोजर अभी अतीक के कई और सहयोगियों के ठिकाने पर पहुंचने वाला है। इससे पहले एक आरोपी अरबाज को मुठभेड़ में पुलिस ने ढेर कर दिया है, जबकि एक आरोपी सदाकत खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। लेकिन जब मामले में बुलडोजर की एंट्री हुई तो सियासत भी तेज हो गई। प्रयागराज में फिर बुलडोजर शुरू हो गई कार्रवाई। आप किस तरह से देखते हैं बुलडोजर की कार्रवाई को? पूरी तरह से इनकी इंटेलिजेंस फेल है, पूरी तरह से। अभी तक हैं जो पकड़ते क्यों नहीं? इस कार्रवाई को इस रूप में नहीं लेना चाहिए। मतलब इस कार्रवाई को अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा बहुत ही सार्थक प्रयास मानना चाहिए। और विपक्ष के जो आरोप हैं वो आरोप नहीं है, अपराधियों का साथ देने का प्रयास है। और जो अपराधियों का साथ देगा वो जनता उसे अलग थलग कर देगी। असल सवाल यह है कि प्रयागराज शूटआउट की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, क्योंकि प्रयागराज में जिस घर पर बुलडोजर चला वो भले ही खालिद जफर का घर था, लेकिन इसमें रहता अतीक अहमद का परिवार था, क्योंकि इस घर में जो बिजली कनेक्शन था वो शाइस्ता परवीन के नाम पर है। लेकिन अब इस पर भी सियासत तेज है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, उसकी न कोई जाति होती है न कोई पार्टी होती है। कानून के जन्म में अपराधी है तो सख्ती से उसके साथ पेश आना चाहिए। जो भी अपराधी होगा ये तो अपना सरकार का फैसला है। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो शुरू से बहुजन समाज पार्टी की मांग तक बुलडोजर या अतीक अहमद के करीबियों की बात कही जा रही है, तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ उनके तार जुड़े होंगे, कहीं इस प्रकार की चीज़ मिली होगी, तभी हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। और समाजवादी पार्टी को तो बोलने का हक ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो 2017 से पहले अगर जाएंगे तो क्या स्थिति थी? कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं थी। जिस घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ वहां से 2 राइफल और एक तलवार भी मिली है। बताया जा रहा है कि इसी घर में प्रयागराज हत्याकांड की पूरी प्लानिंग हुई थी। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जितनी कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो सकती है उत्तर प्रदेश सरकार
उसमें बिल्कुल हिचकेगी नहीं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी छूट है कि इन माफियाओं को जमींदोज करने के लिए। और माफिया अगर कहीं छुपे होंगे, उनके ठिकानों पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे। कुल मिलाकर उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर एक्शन शुरू हो चुका है और तब तक ये एक्शन चलता रहेगा जब तक पूरा गिरोह मिट्टी में न मिल जाए। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस वक्त पुलिस की 10 टीमें प्रयागराज के गुनाहगारों के पीछे हैं। हमले में शामिल हर शूटर और उसके साथी की पहचान की जा रही है। कई अहम सुराग मिल चुके हैं जिसके आधार पर जल्द ही बड़ा एक्शन हो सकता है। किसी भी वक्त इस एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। पुलिस ने साफ संकेत दे दिया है कि जब तक एक एक हमलावर का हिसाब नहीं कर दिया जाता तब तक किसी को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। एक तरफ प्रयागराज में बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई हैं। पुलिस की 10 टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में हैं। खबर है कि अतीक अहमद का बेटा असद कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। असद के कौशांबी या प्रयागराज जिला कोर्ट में सरेंडर करने की चर्चा है। दरअसल असद को पुलिस एनकाउंटर का डर सता रहा है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही। एसटीएफ ने प्रयागराज के मेजा इलाके में दबिश दी जहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं बीती रात लखनऊ में असद और शूटर की तलाश में छापेमारी हुई। खबर मिली थी कि असद रविवार को लखनऊ के इसी अपार्टमेंट में अपने पिता अतीक के फ्लैट पर पहुंचा था। इस दौरान असद के साथ 2 शूटर भी थे। यहाँ कई घंटे तक छापेमारी चली जिसमें शूटर और असद तो नहीं मिले लेकिन लग्जरी कार समेत कई सामान जरूर जब्त कर लिए गए। दोनों कारें महानगर कोतवाली में जब्त करके यहाँ खड़ी करा दी गई हैं। एक कार जो लैंड क्रूजर है वो चलने की स्थिति में नहीं है, उसे खींच कर लाया गया, जबकि दूसरी कार जो मर्सिडीज है उसे चला कर लाया गया है। आप सामने देख सकते हैं लैंड क्रूजर खड़ी है। दिल्ली के नंबर की ये लैंड क्रूजर कार यहाँ पर लाई गई है। किसके नाम पर है अभी ये पता नहीं चल पाया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट का है। और दूसरी जो कार है वो मर्सिडीज है, सफ़ेद रंग की कार, और ये कार पश्चिम बंगाल के नंबर की है। एक तरफ अतीक के बेटे और शूटर की तलाश है तो दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग जिलों में अतीक की संपत्ति की पहचान की जा रही। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में अतीक की एक प्रॉपर्टी का पता लगा है। इसी घर से अतीक के बेटे ने साल 2015 में रहकर पढ़ाई की थी। अतीक अहमद का एक और कनेक्शन गेटुड़ा से निकला है, यानी कि गेटुड़ा में उसका एक मकान था सेक्टर 36 में। यहाँ पर 90 मीटर का एक मकान था उसका, और यहीं पर उसका बेटा जो है उसने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। और देखिए ये वो मकान है, इस मकान पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि देखिए ताला यहाँ पर इस मकान पर लगा हुआ है, और आगे की तरफ भी जो जीना है उसके पास भी जो है एक ताला लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो अतीक अहमद का जो बेटा था उसने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। शुक्रवार को प्रयागराज में गोलीकांड हुआ और तब से इस घटना पर पूरे यूपी में शोर है। सरकार की कोशिश जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी पर है क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है जिसकी चर्चा यूपी ही नहीं पूरे देश में है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जयंत के साथ प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। प्रयागराज में गोलीकांड में तस्वीरों वाली सियासत आज भी जारी रही। कल आरोपी सदाकत खान की अखिलेश के साथ तस्वीर वायरल हुई थी, तो आज धर्मेंद्र यादव के साथ सदाकत खान और शूटर गुलाम की तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों को लेकर भाजपा नेताओं ने सपा पर चुभने वाला हमला किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव यूपी के सभी अपराधियों और माफियाओं के सरदार हैं। प्रयागराज शूटआउट पर तस्वीरों वाली जंग जारी है। पहले सदाकत खान की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई और अब
शूट आउट के 2 आरोपी सदाकत खान और गुलाम हसन की तस्वीर सपा के नेता धर्मेंद्र यादव के साथ दिखाई दी है। तस्वीर में शूटर गुलाम हसन लाल टोपी लगाकर धर्मेंद्र यादव से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। राजनीति का अपराधीकरण करने वाली पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सभी अपराधियों, माफियाओं, गुंडों के सरदार हैं। और अगर उनका फोटो अभी जो भी आया, कल भी मैं कह रहा था, अभी आगे हो सकता है और भी फोटो आवे, तो धीरे धीरे करके इस प्रकार के फोटो वायरल होंगे। और ये कह करके बचना संभव नहीं है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोटो खींचा जा सकता है। अरे फ़ोटो खींचा जा सकता है, लेकिन अपराधियों से तो बचने की कोशिश करना चाहिए। तस्वीरों के सवाल पर अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई भी किसी के साथ भी तस्वीर खिंचवा सकता है, क्योंकि बात सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है। सदाकत और गुलाम की तस्वीरें भाजपा के भी कई नेताओं के साथ वायरल हुई थी। देखिए, आजकल डिजिटल का जमाना है। अब हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए घटना करके, आपके घर में कोई घटना करके आ जाए और यहाँ खड़ा हो जाए, तो डिजिटल के ज़माने में कहीं कुछ नहीं किया जा कहा जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो भी मुकदमे होंगे, मेरे ऊपर कोई मुकदमे होंगे, हम सब आंदोलनकारी हैं, अपराधी नहीं हैं। आंदोलन करने वाले अलग होते हैं, अपराध करने वाले अलग होते हैं। वो अपराधियों से आंदोलनकारियों की तुलना करने की गलती ना करें। यानी भाजपा तस्वीरों पर भी अंतर समझा रही, मुकदमों की परिभाषा बता रही और ये भी गिना रही कि जब सपा की सरकार थी तब क्या क्या होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, अपराधी, माफिया किस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, ये सब ने देखा है। मेरे ऊपर RDX बम से हमला हुआ था 12 जुलाई 2010 को, और मैं मिनिस्टर था। मिनिस्टर को रिमोट बम से उड़ा दिया गया और मैं कोमा में 7 दिन। अज्ञात के खिलाफ FIR लिखी गई और जब उसकी जांच हुई तो 16 के 16 अपराधी समाजवादी पार्टी के थे। कानून अपने तरह से काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं पूरी तरह से हमारी कानून के प्रति प्रतिबद्धता है। जहाँ पर कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाएं, कानून सम्मत, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये बात ठीक है कि तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें सियासत में चुभने वाले अंजाम तक भी पहुंचा देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। आज भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक और योगी सरकार में मंत्री JPS राठौर ने गाड़ी पलटने को लेकर ऐसा बयान दिया कि अहमदाबाद की जेल में बंद अतीक अहमद के होश उड़ गए। उसके वकील फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरअसल सुब्रत पाठक ने कहा था कि जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अतीक का नाम भी लिया। इसके बाद JPS राठौर ने भी इससे मिलती जुलती बात कह डाली। ये बात अतीक को बुरी तरह चुभ गई। अब उसके वकील ने अपनी अर्जी में हवाला दिया है कि अगर अतीक को यूपी लाया जाता है तो उन्हें उसके एनकाउंटर की आशंका है। क्या विकास दुबे की तरह अतीक अहमद की भी गाड़ी पलटने वाली है? क्या गुजरात से यूपी आते वक्त अतीक अहमद के साथ कोई अनहोनी हो सकती है? ये तमाम सवाल उठे हैं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे माफिया अतीक अहमद घबरा गया। सुब्रत पाठक ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिस सुरक्षाकर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो न्यायालय का हिस्सा है। अब न्यायालय यदि उसको बुलाएगा, यदि डिमांड करेगा तो उसको आना पड़ेगा पेशी पर, और जो पेशी पर आएगा तो पता नहीं रास्ते में क्या होगा, तो भगवान जाने। ने क्या कहा, ऊपर वाले की व्यवस्था। देखो, किसी की बुद्धि कब फिर जाए, मैंने विकास दुबे की बुद्धि तो फिरी थी, तो गाड़ी से भागने की उसने चेष्टा की, और गाड़ी से भागने के चक्कर में वो फिर उसमें ड्राइवर के साथ में गुत्थम गुत्था हुई, और जिस कारण से गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, गाड़ी पलट गई, और गाड़ी पलटने के बाद में वो भागने के बाद वो दुनिया से भाग गया। तो ये तो ऊपर वाले की व्यवस्था थी ना, उसकी बुद्धि फेर दी। किसकी बुद्धि कब ऊपर वाला फेर दे, और उस बुद्धि फेरने से किसकी गाड़ी कब पलट जाए, कौन जानता है। विकास दुबे ने भी पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। ठीक उसी तरह प्रयागराज मामले में भी पुलिसकर्मी संदीप निषाद की हत्या की गई।
अब सवाल है कि क्या प्रयागराज कांड का अंजाम भी कानपुर के बिकरू कांड की तरह ही होगा? ने ये कहा कि अगर वो लोग पुलिस उनको अरेस्ट करती है और पुलिस इन माफियाओं को अगर पाताल लोक में भी कोई छुपे होंगे तो पुलिस हमारी उनको वहाँ से भी खींच कर लाएगी, पकड़ने का, गिरफ्तार करने का काम करेगी। अगर कहीं पकड़ने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर गाड़ी पलट सकती है। इतनी बात कही। सुब्रत पाठक हों या फिर भाजपा के नेता और मंत्री जेपीएस राठौर, हर कोई अतीक की गाड़ी पलटने की थ्योरी बता रहा है। गाड़ी के पलटने का संकेत एनकाउंटर से है और एनकाउंटर मतलब मिट्टी में मिला देना, जिसका जिक्र खुद सीएम योगी कर चुके हैं। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। भाजपा नेताओं की तरफ से उठ रही आवाज से अतीक दहशत में आ गया है। तभी तो अपनी सुरक्षा को लेकर अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। अतीक के वकील हनीफ खान की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि अतीक के साबरमती जेल से यूपी के जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर से उसे खतरा है। इसके पीछे सुब्रत पाठक और जेपीएस राठौर जैसे नेताओं के बयान का हवाला दिया गया है। अतीक अहमद की अपील है कि अगर उसे यूपी भेजा जाता है तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा तैनात की जाए। इससे पहले इलाहाबाद की प्रयागराज की जिला अदालत में अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम की तरफ से भी याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया है कि मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है, इसलिए उन्हें वैसे ही सुना जाए। बी वारंट पर गुजरात और बरेली जेल से प्रयागराज लाने की इजाजत न दी जाए। याचिका में कहा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी उन्हें रोड के जरिए लाकर रास्ते में हत्या करने की साजिश रच सकते हैं, इसलिए शूट आउट के साथ किसी भी दूसरे मामले में उन्हें पुलिस रिमांड पर न दिया जाए। रास्ते में फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की आशंका भी जताई गई। और जो भी दोषी हैं, जिन्होंने जो इस कृत्य में शामिल हैं, उसमें सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी, ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बने और भविष्य में लोग इस तरह का कृत्य करने के लिए 100 बार सोचें। इसका संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और हम सबकी भी अपेक्षा यही है कि कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो जो लोग नजीर बन सकें। अतीक इन दिनों गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, जबकि अतीक का छोटा भाई अशरफ यूपी की ही बरेली जेल में बंद है। और अगर अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाने की इजाजत मिलती है तो वो सफर अतीक के लिए सबसे मुश्किल सफर हो सकता है। ऐसी उसे और उसके परिवार। आज विधानसभा में सीएम योगी और शिवपाल यादव के बीच बातचीत फिर से चर्चाओं में रही। सीएम ने करीब 2.5 घंटे में 3 बार शिवपाल यादव का जिक्र किया, बार बार उनके सम्मान की बात दोहराई। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब शिवपाल यादव ने पलटकर चुभने वाला जवाब दे दिया। दरअसल सीएम योगी जब शिवपाल के सम्मान की बात कर रहे थे तो शिवपाल ने खुलासा किया कि वो 3 साल तक भाजपा के संपर्क में थे। शिवपाल के इस जवाब पर सदन ठहाकों से गूंजने लगा। सदन में सीएम योगी ने वैसे तो कई बार सपा पर चुभने वाला हमला बोला, लेकिन कई मौके ऐसे भी आए जब शिवपाल सिंह यादव का सम्मान करते हुए उन्होंने जबरदस्त चुटकी ली। सीएम योगी ने जब बोलना शुरू किया तो 5 मिनट के बाद ही जुबान पर शिवपाल के सम्मान की बात आ गई। आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। देखिए, आपका भी सम्मान करते हैं और शिवपाल जी का भी करते हैं। देखिए, उनको वहां सम्मान मिले ना मिले, हम तो करते ही हैं। सीएम ने बात आगे बढ़ाई तो 1 घंटे के बाद फिर शिवपाल पर चुभने वाला तंज कसा। दरअसल बात सिंचाई विभाग की योजनाओं पर हो रही थी तो शिवपाल सपा सरकार के काम गिनाने लगे। सीएम ने सीधा इशारा कर दिया कि अगर शिवपाल अखिलेश की जगह होते तो तस्वीर कुछ और ही होती। आपकी इस सद्भावना के लिए और ईश्वर करे आपकी यादाश्त बनी रहे, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। आपके साथ अन्याय तो जरूर होता है, सचमुच। देखिए, आप व्यवहारिक चीज जमीन पे आप संघर्षों से बढ़े हैं तो आपको संघर्ष की कीमत भी मालूम है। और आप सचमुच अगर यहां पर होते ना तो तस्वीर कुछ और होती है।
यानी सीएम योगी फिर एक बार शिवपाल यादव को उनके कद के बारे में समझा रहे थे। हालांकि सीएम के तंज पर शिवपाल ने भी पलटवार किया और यहां तक कह दिया कि 3 साल तक तो वो भाजपा के संपर्क में ही थे। जागो तभी सवेरा। अरे आपके संपर्क में भी बहुत रहे, बहुत 3 साल संपर्क में रहे। अभी भी हमारा संपर्क है। अरे अभी भी संपर्क है तो आपको सब पता है। हाँ। कुछ नहीं। इन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग संघर्ष को हमेशा सम्मान देते हैं और संघर्ष व्यक्ति को करना चाहिए। सदन में अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। ऐसे में शिवपाल यादव ने ही मोर्चा संभाल रखा था। सीएम और शिवपाल के बीच तीसरा संवाद करीब 2 घंटे के बाद हुआ, जब बात रामचरितमानस की आई और सीएम ने डॉक्टर लोहिया का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर चुभने वाला हमला बोल दिया। कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण ही करा देते इन लोगों को, जो आज भगवान राम पर, संत तुलसीदास जी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इनको स्मरण कराते। क्या कहा था डॉक्टर लोहिया ने? आप तो लिखते हैं डॉक्टर लोहिया पे, आप ही उसको समझा दिए होते। हाँ आप सच बोल लेते हैं, आप सच बोलने की हिम्मत कभी कभी कर लेते हैं और इसीलिए हम आपको पसंद भी करते हैं। ये पहली बार नहीं था जब सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला हो और शिवपाल पर विनम्रता दिखाई हो। इससे पहले भी जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में सीएम बोल रहे थे, तब भी उन्होंने शिवपाल सिंह यादव की जमकर तारीफ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल अभी तक महागठबंधन को लेकर एकमत नहीं हो पाए हैं। अखिलेश यादव जहां कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, तो नीतीश कुमार बार बार कांग्रेस को साथ लाने की वकालत कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से फिर एक बार कांग्रेस को साथ लाने की बात कही गई। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही विधानसभा में कांग्रेस पर चुभने वाला हमला किया है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है और विपक्षी दल अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि भाजपा के खिलाफ वो एक साथ खड़े होंगे या फिर तीसरे मोर्चे के नाम पर कोई नया समीकरण तैयार होगा। क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू कांग्रेस के साथ खड़े होने की वकालत कर रही है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों में बड़ी पार्टी है, यद्यपि मुख्य विपक्षी दल नहीं है। हमें अफसोस है कि पिछले कई महीने से इसमें जो स्थिरता का अभाव था, जो इनिशिएटिव की कमजोर थी, वो पूरी हुई है। हम रायपुर अधिवेशन के जो प्रस्ताव हैं उसका समर्थन करते हैं, जिसमें विपक्षी एकता की बात की गई है। बसपा पहले ही साफ कर चुकी है कि वो बिना गठबंधन के लोकसभा के मैदान में उतरेगी और दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव हैं जिनकी जुबान से कांग्रेस के लिए शोले बरस रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी इस इंतजार में है कि अखिलेश कांग्रेस के लिए अपना दिल बड़ा करके दिखाएं और कांग्रेस भी यूपी की सियासी जमीन पर छोटे भाई की भूमिका में रहे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों सामाजिक परिवर्तन की पार्टी है। लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरे के पूरक हैं। हमें अफसोस है कि वहाँ पर ये बैटल लाइन दोनों के बीच में खिंची हुई है और मायावती जी के इस बयान के बाद कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगी, उसने विपक्षी एकता के जो प्रोग्राम हैं उनको कमजोर किया। हाल ही में जब रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हुआ तो वहां से भी विपक्षी एकजुटता की बात कही गई, लेकिन यूपी में कांग्रेस का समीकरण गड़बड़ हो रहा क्योंकि यहाँ न तो मायावती साथ है और न ही अखिलेश यादव। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो हर किसी को उस सकारात्मक मानसिकता के लोगों को एक साथ एक मंच पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि
जितने झूठ को इन्होंने मजबूती से लोगों के बीच में पहुंचाया है, तो उससे हम सबको मिल करके लड़ना, और लड़ना इसलिए आवश्यक है कि ये देश की एकता और अखंडता का सवाल है। आज की तारीख में जिस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जिस तरह से विघटन होता चला जा रहा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ऐसे में जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने साफ तौर पे कहा है कि मायावती के इस फैसले से उन्हें निराशा हुई है, और अपील भी साथ में की है कि मायावती अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से अखिलेश यादव कांग्रेस से अभी तक किनारा करते हुए दिख रहे हैं, क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे या नहीं? कांग्रेस और जेडीयू कुछ भी कहे, लेकिन अखिलेश ने लगभग साफ कर दिया है कि 24 के चुनाव में साइकिल पुरानी रणनीति पर ही दौड़ लगाएगी। बीते दिनों गाजीपुर से उन्होंने इसकी तस्वीर भी साफ कर दी थी। गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था, लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो राष्ट्रीय राजनीति है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करता है। तो इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से आप समय समय पर बात भी करते हैं, तो मेरी समझ ये सवाल उनसे ही आप स्पष्ट कर लें। लेकिन ये जो आपस में विरोधाभास है, कहीं ये महागठबंधन की राह में बड़ा रोड़ा तो नहीं बन जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार स्पष्ट किया है कि हम उत्तर प्रदेश में जो हमारे गठबंधन में है इनको छोड़कर अब किसी नए से गठबंधन नहीं करेंगे। विपक्ष कितना भी साथ हो जाए, लेकिन हमें इस चीज़ की चिंता नहीं है। चुनाव बूथ पर होता है और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार 365 दिन काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि जब चुनाव होंगे और बूथ पर चुनाव होंगे, तो हमने जिस तरह से 2019 में आदरणीय अमित शाह जी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि 51% वोट, तो हमारी प्रदेश की जनता ने और प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरा 51% वोट देने का काम किया। अब सवाल सीधा है कि क्या अखिलेश यादव गठबंधन की नई तस्वीर वाकई साफ कर चुके हैं, या फिर ये सीटों की खींचतान की कहानी है जो चुनाव के करीब आने तक ऐसे ही जारी रहने वाली है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा सरकार के दौरान अखिलेश यादव का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। हम बात कर रहे हैं गोमती रिवर फ्रंट की, जिससे जुड़ी एक रिपोर्ट कैग ने विधानसभा के पटल पर रखी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि म्यूजिकल फाउंटेन खरीदने के दौरान नियमों का पालन नहीं हुआ। आपको बता दें कि पिछले साल ही रिवर फ्रंट के मामले में सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी जांच जारी है। जिस गोमती रिवर फ्रंट को लेकर अखिलेश यादव अपनी नीतियों को विकासवादी बताते हैं, वही रिवर फ्रंट एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल गोमती रिवर फ्रंट में जो म्यूजिकल फाउंटेन खरीदे गए थे, उसमें मानकों को दरकिनार करने का आरोप है। यह खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। विधानसभा में जब कैग की रिपोर्ट पेश की गई तो ये बात सामने आई कि 2016 में खरीदे गए म्यूजिकल फाउंटेन में कोटेशन से लेकर लागत तय करने तक की प्रक्रिया में मानकों को ताक पर रखा गया। सपा सरकार ने अप्रैल 2015 में म्यूजिकल फाउंटेन वाटर शो के लिए 45 करोड़ की स्वीकृति दी थी। सिंचाई विभाग ने कहा था कि ऐसे म्यूजिकल फाउंटेन विदेश से मंगाने पड़ेंगे। फाउंटेन की खरीद के लिए वैश्विक कोटेशन भी जारी कर दिया गया था। इसे वैश्विक कोटेशन नाम तो दिया गया, लेकिन प्रक्रिया अपनाई नहीं गई। दावा है कि कोटेशन विदेशी दूतावासों को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं भेजा गया। कोटेशन जमा करने के लिए 4 हफ्ते के बजाय 16 दिन का वक्त दिया गया। इसमें से केवल 2 ही फर्म का कोटेशन आया। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कम दर के नाम पर एक्वेटिक शो नाम के विदेशी फर्म के साथ अनुबंध किया गया, लेकिन विभाग ने इसमें कस्टम शुल्क और विदेशी कोटेशन पर लागू दूसरे शुल्क नहीं जोड़े, इसलिए दोनों कोटेशन की तुलना सही से नहीं हो पाई। साथ ही सीएजी ने यह भी पाया कि फाउंटेन के लिए करीब 45 करोड़ की स्वीकृति सिविल और बिजली के कामों का खर्च जुड़े बिना जारी की गई थी और 50 करोड़ खर्च होने के बाद भी फाउंटेन शुरू नहीं हो पाया। सरकार ने इसके जवाब में कहा है कि परियोजना की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
होली से पहले फिर एक बार महंगाई का झटका लगा है। आज सुबह ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ। घरेलू गैस सिलेंडर जहां 50 रुपए महंगे हुए तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए का इजाफा हुआ। गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की टाइमलाइन देखी जाए तो 2 सालों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपए बढ़ गई है। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर चुभने वाला हमला किया है। यूपी के लोग होली के मौके पर फ्री वाले सिलेंडर का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच उन पर महंगाई का एक और बम गिर गया। दरअसल एलपीजी सिलेंडर के दाम में एक बार फिर इजाफा हुआ है। घरेलू सिलेंडर के दाम जहां 50 रुपए बढ़ाए गए तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 350 रुपए तक बढ़ गई। चुनावी वादों की डिलीवरी भले ही कई महीने और कई साल बाद हो, लेकिन सिलेंडर के बढ़े हुए दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। 440 का बिकने वाला सिलेंडर 1055 रुपए का तो बिक रहा था, और आज जब कल महंगाई के मुद्दे पर इतनी मजबूती से विधानसभा में हम लोगों ने इस बात को उठाया और आज सिलेंडर का रेट इतना बढ़ गया, तो ये गरीब और आम आदमी की पकड़ से बाहर आ गया। तो मान लीजिए होली में जो सिलेंडर इनको देना है उससे पहले ही उतने का जितना का सिलेंडर देंगे उससे अधिक उसकी प्राइस बढ़ा दी है। तो एक तरफ से घुमा फिरा करके काम को चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, तो ये लोगों को इसकी चिंता नहीं है कि कैसे हम महंगाई कंट्रोल करें। अगर मुफ्त का सिलेंडर दे रहे हैं तो फिर या तो फिर और इसकी संख्या बढ़ाइए। घरेलू सिलेंडर की कीमत अब 1100 रुपए के पार पहुंच चुकी है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 2100 रुपए के पार है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए इसे खाने पर अप्रत्यक्ष कर बता डाला। तो प्रियंका गांधी ने लिखा कि 2014 से अब तक सिलेंडर की कीमत 275% बढ़ चुकी है। रसोई गैस जो कांग्रेस के ज़माने में 400 रुपए का मिलता था सिलेंडर, आज वो 1140 रुपए का मिल रहा है। आज ही उसके दाम बढ़े हैं। तो पूरी तरह से सरकार असंवेदनशील है। महिलाओं के प्रति जो उन्होंने वायदे किए थे कि उज्ज्वला योजना लाएंगे, तो आपने सब्सिडी तो दी नहीं, उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ और डाल दिया है। 2 साल के भीतर ही गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 300 रुपए का इजाफा हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, यूपी में बिजली भी महंगी होने की खबर है, क्योंकि बिजली दरों में 23% तक की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। आज रसोई गैस का दाम बढ़ा है, कल बिजली का दाम बढ़ने वाला है, दवाओं का दाम बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, अभी रोडवेज बसों का किराया बढ़ गया, तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। पूरी तरह से जनता की कमर तोड़ दी है। वैसे भी तो परेशान थी, इतना टैक्स देते हुए परेशान। अब ये घरेलू पर, कमर्शियल गैस पर और बिजली पर 23% बढ़ा करके पूरी जनता को तबाह करने का काम किया है। बिजली का बिल बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन आखिरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।